हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। कक्षा 12 की पुस्तक फ्लेमिंगो की कविता तीसरी कविता कीपिंग क्वाइट आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आप एक पेंसिल या एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए जिससे कि आपको अर्थ लिखने में सुविधा हो जाए। कीपिंग क्वाइट, क्वाइट का अर्थ होता है शांत रहना। कीपिंग क्वाइट मतलब कवि हमसे कह रहा है शांत रहना है हमें। कीपिंग क्वाइट, आप एकदम क्वाइट हो जाइए, शांत हो जाइए। और क्यों, उसका कारण वो क्या बताता है ये हम कविता में जानेंगे। जो पोएम के लेखक हैं वो है पाब्लो नेरूदा। आपको जो लेखक हैं उनका नाम हमेशा याद रखना होगा, पाब्लो नेरूदा। अब इनके बारे में जो विशेष बातें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या विशेष बातें इनके बारे में हैं। is a pen name of Neftali Ricardo Reyes Busalto। इनका जो असली नाम है वो ये है, तो आपको इनका असली नाम भी पता होना चाहिए। यदि आपके न्यू टाइप आता है तो न्यू टाइप में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़, कीपिंग क्वाइट के लेखक कौन है? पाब्लो नेरूदा। पाब्लो नेरूदा का असली नाम क्या है? नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसाल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images, यानी कि जो इस इमेजरी प्रयोग करते हैं, जो चित्र वर्णन करते हैं हमारे सामने, वो बहुत सरलता से हमें समझ में आता है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल, और साथ ही में वे बेहद खूबसूरत भी हैं। साधारण है परंतु खूबसूरत हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है साहित्य के लिए, और वो कब जीता था? 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। ठीक है, तो ये जो है मेन सार है, ये लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन आपको बहुत सारे उत्तर लिखने में काम आएगी कि उद्देश्य क्या है, थीम क्या है इसका, टाइटल कीपिंग क्वाइट कहाँ तक सही है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें घूम फिर के यही उत्तर देना है। बिकॉज द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी, नेसेसिटी का अर्थ होता है आवश्यकता, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि हम आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, अंदर झांक के देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि लोगों के बीच में जो है आपसी परस्पर समझ है वो हमें बढ़ानी है। अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में। तो आपसे देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, और किस बारे में वो बात करता है? तो वो साइलेंस के बारे में बात करता है, बीइंग क्वाइट के बारे में बात करता है, और इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड याद रखिए, आत्मविश्लेषण, ठीक है। चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। लेखक क्या कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम एकदम ही शांत रहेंगे। हम कहाँ तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे। अब वो 12 किस बारे में बात कर रहा है ये कहीं पे भी स्पष्ट नहीं करता। 12 जो है महीने हो सकते हैं, ठीक है, 12 घंटे हो सकते हैं, तो 12 मिनट हो सकते हैं, 12 सेकंड हो सकते हैं, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कितना वक्त, लेकिन वो 12 तक बोलता है हमें। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उस दौरान में हमें करना क्या है? एकदम शांत रहना है, बिल्कुल हमें बोलना नहीं है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब वो क्या कहता है? लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। भाषा, किसी भी भाषा में आप बात मत करिए, कोई भी भाषा मत बोलिए, आप एकदम शांत रहिए। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि भाषा जो है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में एक तरीके से वह मानता है दरार उत्पन्न करती है, एक तरीके से बैरियर है कम्युनिकेशन में, परस्पर वार्तालाप करने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी कठिन लगती है और कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा तो वो बाधा उत्पन्न हो रही है वहाँ पे, तो वो कहता है आप किसी भी भाषा में बात मत कीजिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड
और बहुत समय नहीं रुकना है हमें, वो एक ही सेकंड बोलता है। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, आर्म्स मतलब बाहें, बाहें हम हिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, तो वो कहता है स्टॉप डूइंग एनी एक्शन, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए और साइलेंस हो जाइए, ठीक है। और इस पृथ्वी पर जो भी भाषाएं विद्यमान हैं उनमें से आप किसी भी भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि वो बैरियर हैं, बाधाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब वो क्या कहता है कि इट यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है? जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि इट किसके लिए कह रहा है वो? इट व्हेन ऑल विल बी साइलेंट। एन एग्जॉटिक मोमेंट, और वो जो पल होगा एकदम शांत, कोई एक्शन नहीं हो रहा, विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी रश, जो वो मोमेंट होगा वो एग्जॉटिक होगा, बहुत ही रेयर। एग्जॉटिक का अर्थ होता है रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विलक्षण। मोमेंट मतलब पल, क्षण। विदाउट रश, कोई भागम भाग नहीं, कोई यहाँ वहाँ भाग नहीं रहा है, इस काम को करना है, बस को पकड़ना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, सुबह की तैयारी करनी है, किसी प्रकार का कोई काम आपको नहीं करना है, होमवर्क करना है। विदाउट इंजन्स, तो या तो मनुष्य काम कर रहे होते हैं या मशीनें काम कर रही होती हैं। तो मशीनें कैसे काम करेंगी? इंजन्स काम करेंगे उनके। तो वो कहता है कि विदाउट इंजन्स, यानी किसी भी प्रकार की मशीनरी भी काम नहीं कर रही, यानी कोई आसपास में शोर नहीं है, किसी प्रकार का हसल बसल का माहौल नहीं है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और फिर हम लोग सब एक साथ होंगे, हम यूनाइटेड होंगे। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है और कोई भाग नहीं रहा है, सब एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं। और ये सडन स्ट्रेंजनेस होगी। सडन स्ट्रेंजनेस क्यों? क्योंकि अचानक से सब चुप हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और ये स्ट्रेंज होगा, विचित्र होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें इसकी आदत ही नहीं है, इसलिए वो विचित्र होगा। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सच अ सीन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब वो क्या कहता है कि जो फिशरमैन है, फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले, वो क्या करेंगे? वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो वेल मछली होती है बड़ी सारी, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फिशरमैन और वेल्स उसने एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग कर रहा है वो है सिंबल, ठीक है। फिशरमैन और वेल्स दोनों ही सिंबल हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो है सिंबल। अब किस किस के प्रतीक हैं ये हम देखते हैं। जो फिशरमैन है वो प्रतीक है ऑपरेसर का। वो किसका प्रतीक है? ऑपरेसर का प्रतीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑपरेस कर रहा है, ठीक है। फिशरमैन जो है ऑपरेसर का प्रतीक है। ऑपरेसर यानी प्रताड़ित करने वाला, शोषण करने वाला। और वेल्स जो है वो ऑप्रेस्ड का प्रतीक है। आप लिख लीजिए, वेल्स जो है वो किसका प्रतीक है? ऑप्रेस्ड का प्रतीक है। आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए, परंतु अर्थ लिखा होना आवश्यक है। परीक्षा से पहले इन मुख्य शब्दों को जरूर दोहराया कीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सहायता करते हैं। तो देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं वो आज मछली नहीं पकड़ेंगे, यानी जो शोषण करने वाला व्यक्ति है वो आज किसी का भी शोषण नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मैन गैदरिंग सॉल्ट, यहाँ पे मैन
सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं। तो मैन यहाँ पे पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहा है जो कि काम करता है। मनुष्य क्या करता है? काम करता है। किस लिए काम करता है? खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, यानी कि सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए वो काम करता है। गैदरिंग सॉल्ट, अब ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है, वो नमक इकट्ठा कर रहा है। ये जो व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ये नमक इकट्ठा कर रहा है। और जो सिंबल है मैन, फिर से सिंबल है ह्यूमन रेस का, और गैदरिंग सॉल्ट है कि सर्वाइवल के लिए जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है वो उसका सिंबल है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो अपने चोटिल हाथों को देखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लेखक कहता है हमसे कि मनुष्य क्या कर रहा है वास्तव में उसको तभी पता चलेगा जब वो कुछ समय के लिए अपने कार्यों को रोक देगा और इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि वो जो एक्शंस कर रहा है उससे असल में तो वो स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ही इज़, ह्यूमन रेस इज़ हर्टिंग हिमसेल्फ, इज़ हर्टिंग इट हिमसेल्फ। व्यक्ति जो है वो खुद ही को नुकसान पहुंचा रहा है अपने एक्शंस के द्वारा। ही इज़ हर्टिंग हिमसेल्फ। आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and put about with their brothers in the shade, doing nothing. अब वो क्या कहता है कि those who prepare green wars, green wars यानी कि ग्रीन क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण के विरुद्ध उनके एक्शन जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन हो, पेड़ काट रहा है, नदियों के पानी को रोक रहा है, उनके फ्लो को बाधित कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये ग्रीन वॉर्स हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी विभिन्न प्रकार से वो युद्ध लड़ रहा है। गैस पॉल्यूशन के लिए प्रयोग हुआ है। वॉर्स विद फायर, जो हम न्यूक्लियर एनर्जी और का प्रयोग कर रहे हैं वह फायर के लिए प्रयोग हुआ है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये है आयरनी। आप लिख के रखिए, इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे कहा जाता है आयरनी। आयरनी कहते तो कुछ हैं लेकिन वास्तविक परिणाम कुछ और ही होता है। वो कहता है कि आपने जीत तो हासिल कर ली, आप बहुत आगे निकल गए, अपनी तरक्की बहुत कर ली, परंतु उस तरक्की का नतीजा कहाँ है? आपने युद्ध तो लड़ लिए लेकिन आपके पीछे जिंदा रहने वाले लोग ही नहीं हैं, आपने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। विद नो सर्वाइवर्स, आपके पीछे कोई उसको एंजॉय करने वाला ही नहीं बचा है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब वो कहता है ये लोग जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये युद्ध लड़ रहे हैं, वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स किसका सिंबल है यहाँ पे? वो सिंबल है पीस का। आज वो शांतिपूर्वक रहेंगे। क्लीन क्लोथ्स किसका सिंबल है? पीस का। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स यानी कि जो दूसरी ह्यूमन रेस है उनके साथ। इन द शेड डूइंग नथिंग, आज वो भी कुछ भी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाएंगे, ना ही पर्यावरण को, ना ही दूसरे व्यक्ति को। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. अब वो क्या कहता है हमें कि मैं जो चाहता हूँ उसको हमें इनएक्टिविटी से कंफ्यूजन नहीं करना है। वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाओ। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय होना, कोई कार्य नहीं करना। वॉट आई वॉन्ट, और वो क्या चाहता है? बीइंग साइलेंट, कीपिंग क्वाइट, वो ये चाहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो क्या चाहता था? कीपिंग क्वाइट। और वो किससे कंफ्यूज नहीं करना चाहता? उसको इनएक्टिविटी से, कि वह किसी प्रकार की इनएक्टिविटी से कंफ्यूजन नहीं करना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो जीवन है, यानी जीवन का चक्र तो चलता रहता है, आपको काम भी करना है। परंतु वो क्या चाहता है? आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे
कोई ट्रक जो है डेथ से भरा हुआ यानी डेड बॉडीज से भरा हुआ नहीं चाहिए। यानी वो कहता है कि मैं इस मेरी जो साइलेंस है उसको मैं जोड़ नहीं रहा। आई एम नॉट एसोसिएटिंग। यहाँ पे ट्रक का मतलब है एसोसिएट करना, जोड़ना। आई एम नॉट एसोसिएटिंग, इस ट्रक का अर्थ है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी मैं उसको मृत्यु से नहीं जोड़ रहा हूँ कि आप निष्क्रिय हो जाइए, कोई काम मत करिए, कहीं पे आइए जाइएगा मत, ऐसा नहीं कह रहा। जीवन तो चलना है। मैं सिर्फ जो कह रहा हूँ कि आप इतने सिंगल माइंडेड मत रहिए। आगे देखते हैं इसको। I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. वो कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इतने सिंगल माइंडेड मत बनिए, सिर्फ एक तरफ अपने गोल्स को लेकर के मत भागिए। जीवन में और भी बहुत कुछ है। कुछ देर शांति के पल बिताइए, खुद को वक्त दीजिए, खुद के साथ वक्त बिताइए। एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, सिर्फ एक बार आप कुछ मत करिए, थोड़ा सा समय आप खुद को दो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, आप शांत रहिए। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और तब जो आपकी सैडनेस है, आपका जो दुख है जीवन में कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्यों जी रहा हूँ, आपको अपना वास्तविक उद्देश्य ही नहीं पता, मेरे साथ कोई नहीं है, ये सब इस तरीके की जो भी दुख देने वाली बातें हैं आपके जीवन में, ये सब जो है गायब हो जाएंगी। माइट इंटरप्ट, जब ये साइलेंस है वो उसमें बाधा डालेगी, यानी उस सैडनेस को दूर कर देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और ये सैडनेस का कारण क्या है, यहाँ पे प्रश्न बनता है बहुत इम्पॉर्टेंट कि लेखक के कारण हमारे दुखी होने का कारण क्या है। दैट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड वी थ्रेटन आवरसेल्व्स विद डेथ एंड कीप रशिंग आफ्टर आवर गोल्स। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम मर जाएंगे, आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, पढ़ना भी है, स्टूडेंट्स के सामने अलग प्रेशर है, माँ बाप के सामने अलग प्रेशर है। तो वो कहता है सबके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने ले रखा है, उस प्रेशर को हटाना है। जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। उसे मर के मत जियो, आप जीवन को जियो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और फिर वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। As when everything seems dead and later proves to be alive, वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो हमें सिखाती है कि किस तरीके से अगर हम क्वाइट रहते हैं तो फिर हमें एक रीबर्थ मिलता है, हमारे अंदर नई एनर्जी आती है, हम अपने जीवन को नया अर्थ दे पाते हैं। वी गिव न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ इफ़ वी आर साइलेंट फॉर सम टाइम। वो अर्थ को पर्सोनिफाई करता है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है वो है पर्सोनिफाई। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन उससे प्रयोग किया है। पर्सोनिफाई का अर्थ होता है किसी भी नॉन लिविंग वस्तु को ऐसे ट्रीट करना जो कि मनुष्य है। तो क्या कहता है, अर्थ कैन टीच अस, यानी धरती हमें सिखाती है। तो पढ़ाने वाला कौन है, गुरु, यानी धरती जो है गुरु के समान गुरु हो गई है। तो वहाँ पे वो पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया, उसने अर्थ को पर्सोनिफाई किया है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो यहाँ पे आप दो उदाहरण से समझ सकते हो कि जब सब चीज़ लगता है ख़त्म हो गई पृथ्वी पर और फिर से जीवन आ जाता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हो सीड का, सीड मतलब बीज। वो सीड क्या है, सीड अगर हमारे हाथ में है तो वो डेड है, क्या उसमें जीवन है। पृथ्वी में जैसे ही वो जाएगा, थोड़ा सा पानी पोषण मिलेगा, धूप मिलेगी तो वहाँ से नया जीवन निकलेगा, तो वो क्या है, अलाइव हो जाता है, बीज जो है अलाइव हो जाता है। फिर इसके लिए आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं जो ये बात करता है, वो है विंटर की। विंटर में क्या होता है या ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो तो हो गया डेड। ठीक है, विंटर या ऑटम में पत्ते झड़ जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती है ज़्यादा। और फिर क्या होता है, फिर से स्प्रिंग का मौसम आता है, नए पत्ते पल्लवित हो जाते हैं पेड़ों पर, न्यू लीव्स आर देयर एंड फ्लावर्स आर देयर। सो एनवायरनमेंट इज़ अगेन फुल ऑफ लाइफ।
वहाँ पे हमारे आसपास में फिर से जीवन आ जाता है। अब वो कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं आपके लिए 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, मैं आपके लिए 12 तक गिनूंगा, एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, आप जल्दी से आंखें बंद कीजिए और मैं आपके लिए 12 तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए अब हम इस पोएम को एक बार फिर से एक नए तरीके से लेते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को लेते हुए। फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार प्रयोग होते हैं केवल हम वही देखेंगे। आपने पोएम को समझ लिया है, नहीं समझा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए और फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इसने प्रयोग किया है वी विल। तो इस तरीके से जब भी आता है, जब किस दो शब्दों जो शब्द पास पास हैं उनमें यदि प्रथम अक्षर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग होता है वो एलिट्रेशन होता है, यानी कि किसी ध्वनि का बार बार रिपीटेशन होता है, अक्षर का रिपीटेशन होता है, वो एलिट्रेशन होएगा। ठीक, तो एलिट्रेशन के आप और भी उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए वी वुड, इस लाइन में आप देख सकते हैं वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू की सडन स्ट्रेंजनेस, तो ये सब क्या है आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये सब एलिट्रेशन के प्रयोग हैं। और नहीं तो यदि आपने कॉपी पेन रखा है तो आप लिखिए एलिट्रेशन और फिर उसके साथ आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, वी विल, वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस। एक जो ध्वनि है, अक्षर है, उसका दोहराव, दो पास पास स्थित शब्दों के बीच में होना। आगे भी दिया हुआ है इसने, ये एलिट्रेशन आगे भी प्रयोग किया गया है। तो आपसे किसी भी लाइन को दे के पूछा जा सकता है कि एलिट्रेशन यहाँ पे कहाँ पे प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, अब अगला जो फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे वो होगा रिपीटिशन। रिपीटिशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो प्रयोग कर रहा है वॉर्स, यानी किसी शब्द का बार बार प्रयोग होना, वो होता है रिपीटिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉर्स वॉर्स वॉर्स, देखिए 3-4 बार प्रयोग किया, तो 2-3 बार 3-4 बार किसी शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है तो वो रिपीटिशन कहलाता है। तो यहाँ पे इन लाइंस में यदि ये लाइंस दे के पूछा जाता है तो यहाँ पे उसने रिपीटिशन का प्रयोग किया है। सिंबलिज्म कहाँ कहाँ प्रयोग किया ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। सिंबलिज्म उसने क्लीन क्लोथ्स में, फिशरमैन में, इन सब में प्रयोग किया था। वेल्स में सिंबलिज्म है उसका। ठीक है, तो वहाँ पे वो सिंबलिज्म का प्रयोग कर रहा है। फिर उसके बाद और देखते हैं हम लोग। कभी कभी बीच में एक आवाज़ जो है बार बार दोहराई जाती है, उसे एसोनेंस कहा जाता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लाइन में आप एसोनेंस का प्रयोग देख सकते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब आप इसको बोल के देखिए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो बार बार जो ओ साउंड है यहाँ पे देखिए, ओ साउंड का प्रयोग बार बार हो रहा है। विक्ट्री में, नो में, सर्वाइवर्स, वुड, ऑन, क्लोथ्स, इन सब में ओ साउंड का प्रयोग बार बार प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो और महसूस करेंगे। तो इस तरीके का साउंड जब शब्द के बीच में जब प्रयोग होगा तो वो एसोनेंस होता है। तो वो क्या होता है, एसोनेंस। अब देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर शुरू में प्रयोग हो रहा है, दो शब्दों के शुरू में प्रयोग हो रहा है तो वो होता है एलिट्रेशन। और अगर बीच बीच में प्रयोग हुआ, बीच में आगे इस तरीके से प्रयोग हुआ तो वो होता है एसोनेंस। तब वहाँ पे एसोनेंस का प्रयोग होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है एलिट्रेशन और एसोनेंस में। चलिए और इसका फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको बता ही दिया था, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है उसने, पर्सोनिफाई किया हुआ है उसने अर्थ को। तो इसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिए यहाँ पे इसने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया है, पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन। जितनी लंबी स्पेलिंग होती है, नियम है अंग्रेजी में, वो याद करना उतना ही सरल होता है। पर्सोनिफिकेशन। तो अर्थ को उसने पर्सोनिफाई किया है, व्यक्ति के रूप में उसने अर्थ को जो है ट्रीट किया है। तो इस तरीके से आपने इसके फिगर ऑफ स्पीच भी देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से आपको कराया जाएगा कि उससे संबंधित आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आप कुछ वाक्यों को याद करके दे सकेंगे, ये दावा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, दैट मोटिवेट्स मी। थैंक यू एंड डू लाइक।